मायापंछी का समूह। अध्याय 38। दूसरा युद्ध शुरू होता है। तुम जानते हो कौन लौट आया है। शुक्रवार रात एक संक्षिप्त बयान में जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने इस बात की पुष्टि की कि तुम जानते हो कौन इस देश में लौट आया है और दोबारा सक्रिय हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये पुष्टि करनी पड़ रही है कि जो जादूगर खुद को शहंशाह कहता है, आप जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है, वो एक बार फिर हमारे बीच जीवित और सक्रिय है। थके और परेशान फज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, उतने ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि अज़्काबान के दम पिशाचों ने सामूहिक विद्रोह कर दिया है और वो मंत्रालय के कर्मचारी बने रहने की इच्छुक नहीं हैं। हमारा मानना है दम पिशाच इस समय शैतानी शहंशाह के इशारों पर चल रहे हैं। हम जादूगर समुदाय को सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। मंत्रालय प्रारंभिक घरेलू और व्यक्तिगत सुरक्षा की मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित कर रहा है जो अगले महीने सभी जादूगर घरों में मुफ्त बांटी जाएंगी। मंत्री जी के बयान से जादूगर समुदाय में निराशा और दहशत फैल गई, जिसे पिछले बुधवार तक मंत्रालय से इस तरह के आश्वासन मिल रहे थे कि इन अफवाहों में जरा भी सच्चाई नहीं है। मंत्रालय के दृष्टिकोण में बदलाव का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि तुम जानते हो कौन और उसके कई समर्थक गुरुवार की रात को जादू मंत्रालय में घुस गए थे। एल्बस डंबलडोर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए, जिन्हें अब दोबारा हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय का हेडमास्टर, अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ का सदस्य और जादूगर न्याय सभा का चीफ वॉरलॉक बना दिया गया है। वो साल भर से इस बात पर अडिग थे कि तुम जानते हो कौन मरा नहीं है जैसे कि आशा और विश्वास था, बल्कि सत्ता हथियाने की नई कोशिश में एक बार फिर समर्थकों को नियुक्त कर रहा है। इस दौरान वो लड़का जो जिंदा बच गया, हैरी, मैं जानती थी वो तुम्हारा नाम बीच में घसीटेंगे, हरमाइनी बोली और उसने अखबार के ऊपर से उसकी तरफ देखा। वो अस्पताल में थे। हैरी रॉन के पलंग के कोने पर बैठा था और वो दोनों सुन रहे थे जबकि हरमाइनी रविवारी जादूगर के पहले पन्ने में छपी खबर पढ़कर सुना रही थी। जिनी, जिसके टखने को मैडम पॉम्फ्री ने एक पल में ठीक कर दिया था, हरमाइनी के पलंग के सिरे पर थी। नेविल, जिसकी नाक सामान्य आकार की हो चुकी थी, दोनों पलंगों के बीच की कुर्सी पर बैठा था और लूना, जो मिलने आई थी, द क्विबलर का ताज़ा अंक उल्टा करके पढ़ रही थी और हरमाइनी की बात सुन ही नहीं रही थी। हैरी, एक बार फिर वो लड़का जो जिंदा बच गया हो गया है ना? रॉन ने कहा। अब वो नाटकबाज और धोखेबाज नहीं रहा, है ना? उसने अपने पलंग के पास वाले कैबिनेट पर रखे बहुत सारे चॉकलेट मेढकों में से मुट्ठी भर उठाए। उनमें से उसने कुछ हैरी, जिनी और नेविल की तरफ उछाले और दांतों से अपने मेढक का रेपर फाड़ दिया। उसकी बाहों में अब भी गहरे निशान थे जहां मस्तिष्क के फीतों ने उसे कसकर लपेटा था। मैडम पॉम्फ्री ने कहा था कि विचार किसी अन्य चीज से ज्यादा गहरे निशान छोड़ देते हैं। हालांकि उन्होंने डॉक्टर अबलिस का ओझल मलहम लगाना शुरू कर दिया था, तब से सुधार दिख रहा था। हाँ हैरी, अब वो तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे हैं, हरमाइनी ने लेख की नीचे की तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। सत्य की एकमात्र आवाज असंतुलित समझे जाने के बावजूद कभी अपनी बात से नहीं डिगा, उससे हंसी और अपमान का पात्र समझा गया। हरमाइनी ने तेवरियां चढ़ाकर कहा। उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया ही नहीं कि वो खुद दैनिक जादूगर में हंसी उड़ा रहे थे और अपमान कर रहे थे। अचानक कराहते हुए उसने अपनी पसलियों पर हाथ रख लिया। डोलोहोब ने हरमाइनी पर जो शाप मारा था, खामोशी से दिए जाने के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैडम पॉम्फ्री के शब्दों में पर्याप्त नुकसान हो चुका था। हरमाइनी को रोजाना 10 अलग अलग तरह के काढ़े पीने पड़ रहे थे। उसकी हालत सुधर रही थी और वो अब अस्पताल में पड़े पड़े बोर हो चुकी थी। तुम जानते हो कौन की कब्जा जमाने की आखिरी कोशिश। पृष्ठ 2 से 4 तक। मंत्रालय को हमें क्या बताना चाहिए था। पृष्ठ 5। किसी ने एल्बस डंबलडोर की बात क्यों नहीं सुनी। पृष्ठ 6 से 8 तक। हैरी पॉटर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पृष्ठ 9। अरे, हरमाइनी ने अखबार मोड़कर एक तरफ फेंकते हुए कहा, इससे उन्हें लिखने का काफ़ी मसाला मिल गया है। और हैरी के साथ वाला इंटरव्यू एक्सक्लूसिव नहीं है, वो तो क्विबलर में पिछले महीने छप चुका है। डैडी ने उन्हें वो इंटरव्यू बेच दिया है। लूना ने क्विबलर का पन्ना पलटते हुए कहा, उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिल गई है, इसलिए हम इस गर्मी में स्वीडन की यात्रा पर जा रहे हैं ताकि हम क्रम्पल, हांड, स्नोर कैग को पकड़ सकें। ऐसा लगा जैसे
एक पल के लिए हरमाइनी खुद से जूझी, फिर वो बोली, ये तो बढ़िया है। जिनी की निगाह हैरी की निगाह से टकराई। वो मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा। हरमाइनी ने थोड़ा सीधे बैठते हुए और दोबारा दर्द भरा मुंह बनाते हुए कहा, तो स्कूल में क्या हो रहा है? फ्लिटविक ने फ्रेड और जॉर्ज के कचरे को हटा दिया है, जिनी ने कहा। उन्होंने ये काम 3 सेकंड में कर दिया, लेकिन उन्होंने खिड़की के नीचे एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया है और उसके आसपास रस्सियां बांध दी हैं। क्यों? जिनी ने कंधे उचकाते हुए कहा। ओह, उन्होंने बस इतना कहा कि ये सचमुच अच्छा जादू था। रॉन ने चॉकलेट भरे मुंह से कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने फ्रेड और जॉर्ज की यादगार के रूप में छोड़ा होगा। उन्होंने मुझे ये चॉकलेटें भेजी हैं। उसने अपने पास के चॉकलेट मेढकों के छोटे पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए हैरी से कहा, लगता है उनकी जोक शॉप अच्छी चल रही होगी, है ना? हरमाइनी थोड़ी नाराज़ दिखी और बोली, तो क्या डंबलडोर के वापस आने के बाद सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं? हाँ, हर चीज़ दोबारा सामान्य हो गई है, नेविल ने जवाब दिया। मुझे लगता है फिल्च खुश होगा, है ना? रॉन ने चॉकलेट मेढक वाले एक कार्ड को अपने पानी के जग से टिकाया जिस पर डंबलडोर की तस्वीर थी। बिल्कुल नहीं, दरअसल वो तो बहुत 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 दुखी है। जिनी ने अपनी आवाज़ नीचे की ओर फुसफुसाकर बोली, वो कहता रहता है कि हॉगवर्ट्स में अम्बरिज के आने से ज़्यादा अच्छी घटना तो कभी हुई ही नहीं थी। उन छहों ने मुड़कर देखा। प्रोफेसर अम्बरिज उनके सामने वाले पलंग पर लेटी लेटी छत को ताक रही थी। डंबलडोर अकेले ही जंगल से जाकर उन्हें सेंटोर्स से बचाकर लाए थे। उन्होंने ये काम कैसे किया? वो प्रोफेसर अम्बरिज को सहारा देकर पेड़ों के बीच से बिना खरोंच के कैसे निकले, कोई नहीं जानता था। और अम्बरिज तो निश्चित रूप से नहीं बता सकती थीं। वो जब से महल से लौटी थीं तब से जहाँ तक उन्हें मालूम है वो एक भी शब्द नहीं बोली थीं। कोई भी ये नहीं जानता था उनके साथ क्या गड़बड़ थी। आमतौर पर साफ रहने वाले चूहे जैसे बाल अब बहुत गंदे थे। उनमें अभी टहनी और पत्तियों के टुकड़े थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई भी चोट नहीं थी। हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, मैडम पॉम्फ्री कहती हैं उन्हें सदमा लगा है। रॉन भी अपनी जीभ से घोड़े जैसी आवाज़ निकालते हुए बोला, हाँ, अगर ऐसी आवाज़ निकालो तो क्या प्रतिक्रिया करेंगी? अम्बरिज तनकर बैठ गई और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। मैडम पॉम्फ्री ने ऑफिस के दरवाजे से झांकते हुए कहा, कोई दिक्कत प्रोफेसर? नहीं नहीं, अम्बरिज ने अपनी तकियों पर दोबारा धंसते हुए कहा, मैं शायद सपना देख रही थी। हरमाइनी और जिनी ने चादर में अपनी हंसी दबा ली। सेंटोर्स की बात आई तो हरमाइनी ने कहा, जिसने अब खुद को थोड़ा संभाल लिया था, अब ज्योतिष कौन पढ़ाएगा? फिरेंज रुकेगा क्या? उसे रुकना ही पड़ेगा। बाकी सेनेटर्स अब उसे अपने समूह में कभी शामिल नहीं करेंगे, हैरी ने जवाब दिया। जिनी बोली, ऐसा लगता है कि वो और ट्रिलोनी दोनों ही पढ़ाएंगे। शर्त लगाता हूँ डंबलडोर चाहते होंगे कि वो ट्रिलोनी से मुक्ति पा जाते, रॉन ने कहा, जो 14वां चॉकलेट मेढक खा रहा था। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो ये पूरा विषय बकवास है। फिरेंज भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? हरमाइनी ने पूछा, जब तुम्हें पता चल चुका है कि असली भविष्यवाणियाँ होती हैं। हैरी का दिल सरपट भागने लगा। उसने रॉन, हरमाइनी या किसी को भी ये नहीं बताया था कि भविष्यवाणी में क्या था। नेविल ने उन्हें बता दिया था कि मृत्यु कक्ष की सीढ़ियों पर जब हैरी उसे खींच रहा था तो ये टूट गई थी, और हैरी ने अब तक उन्हें सही बात नहीं बताई थी। वो उनके चेहरे के भाव देखने को तैयार नहीं था। जब वो उन्हें बताता कि वो या तो खूनी या फिर शिकार बनेगा, और कोई रास्ता नहीं था। हरमाइनी ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, अफसोस वो टूट गई। हाँ, रॉन बोला, लेकिन तुम जानते हो कौन को भी पता नहीं चल सका उसमें क्या था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने हैरी को खड़ा होते देखकर निराशा और हैरानी से पूछा। हैग्रिड के यहाँ। देखो, वो अभी अभी वापस लौटा है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे तुम दोनों का हाल चाल बताने ज़रूर आऊँगा। ओह ठीक है। रॉन ने कमरे की खिड़की से चमकीले नीले आसमान को देखते हुए शिकायत भरी आवाज़ में कहा, काश हम भी चल पाते। जब हैरी वार्ड में आगे जाने लगा तो हरमाइनी बोली, हमारी तरफ से हेलो कह देना और उससे पूछ लेना कि उसके छोटे दोस्त का हाल चाल कैसा है। हैरी ने बाहर निकलते समय अपना हाथ हिलाकर बताया कि उसने सुन लिया है और वो समझ गया है। महल रविवार के हिसाब से काफ़ी शांत था, स्पष्ट था। सभी विद्यार्थी धूप भरे मैदान में थे, परीक्षा खत्म होने का आनंद उठा रहे थे। अब वो सत्र के आखिरी दिनों के रिवीजन या होमवर्क की चिंता से कोसों दूर थे।
हैरी धीरे धीरे वीरान गलियारे में चला और चलते समय खिड़कियों में से बाहर देखता गया। उसे क्विडिच पिच के ऊपर मटर गश्ती करते विद्यार्थी दिख रहे थे। कुछ विद्यार्थी झील में तैर रहे थे। दैत्याकार समुद्र फैनी भी उनके साथ तैर रही थी। उसे ये फैसला करना मुश्किल लग रहा था कि वो लोगों के साथ रहना चाहता है या नहीं। जब भी वो लोगों के साथ होता था तो वो अकेला रहना चाहता था, और जब वो अकेला होता तो वो लोगों का साथ चाहता था। उसने सोचा कि उसे हैग्रिड से जाकर ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब से वो लौटा है तब से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाया था। हैरी अभी संगमरमर की आखिरी सीढ़ी उतरकर प्रवेश हॉल में पहुंचा ही था कि दाहिनी तरफ से एक दरवाजे से मेलफॉय, क्रैब और गोयल निकले। हैरी जानता था ये दरवाज़ा नाग शक्ति के हॉल की तरफ जाता है। हैरी रुक गया। मेलफॉय और उसके दोस्त भी रुक गए। सब खामोश थे। मेलफॉय ने चारों तरफ देखा। हैरी जानता था कि वो जांच कर रहा है, आसपास कोई टीचर तो नहीं। फिर उसने हैरी की तरफ देखा और धीरे से कहा, पॉटर, तुम्हारी मौत अब तय है। हैरी ने भौहें चढ़ाई। अजीब बात है, तुमने सोचा होगा मैं डर जाऊंगा, हैरी ने कहा। हैरी ने कभी मेलफॉय को इतना नाराज नहीं देखा था। उसे एक तरह की विरक्त संतुष्टि मिली जब उसके पीले नुकीले चेहरे को उसने गुस्से से विकृत होते देखा। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरे डैडी के साथ जो किया है उसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। अरे, मैं तो दहशत में आ गया, हैरी ने ताना मारते हुए कहा। मुझे लगता है तुम तीनों के मुकाबले वोल्डेमार्ट से जूझना तो बहुत ही आसान था। क्या हुआ? उसने पूछा, क्योंकि नाम सुनकर मेलफॉय, क्रैब और गोयल सिहर गए। वो तुम्हारे डैडी का दोस्त है ना? तुम उसके नाम से तो नहीं डर गए? क्यों? पॉटर, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो? मेलफॉय ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्रैब और गोयल उसके आसपास थे। तुम जरा ठहरो तो सही, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरे डैडी को जेल नहीं पहुंचा सकते। हैरी बोला, मुझे लगता है कि अब तक तो वो वहां पहुंच चुके होंगे। मेलफॉय ने धीरे से कहा, दम पिशाच अज़्काबान से जा चुके हैं। डैडी और उनके साथी पलक झपकते ही बाहर निकल आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वो निकल आएंगे। फिर भी कम से कम हर कोई ये बात जान गया है वो कितने घटिया हैं। मेलफॉय का हाथ अपनी छड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन हैरी उसे तेज निकला। मेलफॉय की उंगलियां दुशाले की जेब तक पहुंचती इससे पहले उसने अपनी छड़ी निकाल ली। पॉटर। प्रवेश हॉल में एक आवाज़ गूंजी। स्नैप अपने ऑफिस तक जाने वाली सीढ़ियों पर आ चुके थे, और उन्हें देखते ही हैरी के मन में नफरत का इतना ज़्यादा एहसास हुआ जितना मेलफॉय के प्रति नहीं था। चाहे डंबलडोर जो भी कहें, वो स्नैप को कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं। उन चारों की तरफ धड़धड़ा कर आते हुए स्नैप ने हमेशा जितने ठंडे अंदाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो पॉटर? मैं ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेलफॉय को कौन सा शाप दूं सर, हैरी ने आवेश में कहा। स्नैप उसे घूरने लगे। फिर उन्होंने कहा, छड़ी तत्काल अंदर रख लो, गरुण द्वार के 10 पॉइंट कम। स्नैप ने दीवारों पर लगे दैत्याकार आवर ग्लासेस की तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुराने लगे। आह, गरुण द्वार के पास तो एक भी पॉइंट नहीं बचा है पॉटर। इस स्थिति में तो हमें गरुण द्वार को कुछ और पॉइंट देने होंगे। प्रोफेसर मैकगॉनिकल अभी अभी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर महल में दाखिल हुई थी। उनके हाथ में चौकड़ी वाला बैग था और दूसरे हाथ में छड़ी थी जिसके सहारे वो चल रही थी, लेकिन इसके अलावा उनकी हालत काफ़ी अच्छी दिख रही थी। प्रोफेसर मैकगॉनिकल, आप सेंट मंगोस से आ गई? इसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ प्रोफेसर स्नैप। प्रोफेसर मैकगॉनिकल ने अपना यात्री चोगा उतारते हुए कहा, अब मैं बिल्कुल नई हो गई हूँ। तुम दोनों, क्रैब, गोयल। उन्होंने शाही अंदाज में उन दोनों को अपने पास बुलाया। वो अपने बड़े बड़े पैर बढ़ाते हुए अजीब तरीके से वहां पहुंचे। प्रोफेसर मैकगॉनिकल ने क्रैब के सीने पर बैग और गोयल के सीने पर चोगा रखते हुए कहा, इन्हें मेरे ऑफिस पर रखाओ। वो संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तो फिर ठीक है, प्रोफेसर मैकगॉनिकल ने दीवार पर लगे अवर ग्लासेस की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पॉटर और उसके दोस्तों में से हर एक को 50-50 पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम जानते हो कौन के बारे में दुनिया को चेतावनी दी। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर स्नैप? क्या? स्नैप ने कहा, हालांकि हैरी जानता था कि उन्होंने बात अच्छे से सुन ली है। ओह अच्छा, मुझे लगता है तो पॉटर, दोनों वीजली, लॉन्ग बॉटम और मिस ग्रेंजर को 50-50 पॉइंट, प्रोफेसर मैकगॉनिकल ने कहा, और उनके बोलते ही गरुण द्वार के अवर ग्लास में माणिकों की बाढ़ आ गई। ओह,
मुझे लगता है 50 पॉइंट मिस लवगुड को भी, उन्होंने कहा, जिससे चील घात वाले खंड में कई नीलम गिर गए। प्रोफेसर स्नैप, मुझे लगता है आप पॉटर के 10 पॉइंट कम करना चाहते थे, तो ये लीजिए। कुछ माड़िक कम हो गए, लेकिन अब भी काफ़ी बचे हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल ने तेजी से कहा, अच्छा पॉटर और मेलफॉय, मुझे लगता है इतने सुहाने दिन में तुम लोगों को बाहर रहना चाहिए। हैरी को ये दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी छड़ी वापस दुशाले में रखी और सीधे सामने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। उसने स्नैप और मेलफॉय की तरफ पलट कर नहीं देखा। वो घास पर चलकर हैग्रिड की कैबिन की तरफ जाने लगा तो उस पर गर्म धूप पड़ी। विद्यार्थी घास पर पसरकर धूप सेंक रहे थे, बातें कर रहे थे, रविवारी जादूगर पढ़ रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे। वहां से गुजरते समय उन्होंने उसकी तरफ देखा। कुछ ने आवाज़ लगाई या हाथ हिलाया। वो ये दिखाने के लिए स्पष्ट रूप से उत्सुक थे कि उन्होंने दैनिक जादूगर की तरह उसे हीरो मान लिया है। जब उसने हैग्रिड के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे लगा कि वो बाहर होगा, लेकिन तभी फैंग कोने से भागता हुआ आया। उसने इतना उत्साह दिखाया कि हैरी गिरते गिरते बचा। पता चला हैग्रिड पीछे वाले बगीचे में सब्जी तोड़ रहा है। जब हैरी फेंस के पास पहुंचा तो वो मुस्कुरा कर बोला, आओ हैरी, अंदर आओ, अंदर आओ, हम एक एक कप डेंडेलियन जूस पीते हैं। हाल चाल कैसे हैं? हैग्रिड ने उससे पूछा जब वो लकड़ी की टेबल पर बैठ गए और उनके सामने बर्फ से ठंडा एक एक गिलास जूस आ गया। हाँ, ठीक लग रहा है क्यों? हैग्रिड के चेहरे की चिंता से हैरी समझ गया कि वो हैरी के शरीर के सही सलामत होने की बात नहीं कर रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो उस विषय पर बातचीत नहीं करना चाहता था जो हैग्रिड के दिमाग में था। तो तुम कहाँ गए थे? पहाड़ों में छिपे थे, हैग्रिड ने कहा। एक गुफा में, जैसा सीरियस ने किया था जब वो। हैग्रिड ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अपना गला साफ करके हैरी की तरफ देखा और जूस का एक लंबा घूंट पिया। जो भी हो, अब वापस लौट आए हैं, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। तुम पहले से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, हैरी ने कहा, जो बातचीत को सीरियस से दूर रखने के लिए संकल्पवान था। क्या? हैग्रिड ने एक विशाल हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेरा। ओह हाँ, देखो, ग्रॉपी अब काफ़ी सुधर चुका है। तुम जानते हो, जब हम वापस लौटे तो वो हमें देखकर खुश हुआ। वो सचमुच अच्छा लड़का है। हम सोच रहे हैं उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली जाए। हैरी सामान्य स्थिति में हैग्रिड के मन से ये विचार निकालने की कोशिश करता। जंगल में एक और दानवी के आने की आशंका, जो शायद ग्रॉप से भी जंगली और क्रूर हो, निश्चित रूप से दहशत भरी थी। लेकिन न जाने क्यों हैरी इस मुद्दे पर बहस करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं बटोर पाया। हैरी, अब सब जान चुके हैं कि तुम सच बोल रहे हो। वो हैरी को गौर से देख रहा था। ये अच्छा हुआ है ना? हैरी ने कंधे उचकाए। देखो, हैग्रिड टेबल के पार उसकी तरफ झुका। हम सीरियस को तुमसे पहले से जानते थे। वो लड़ते लड़ते मरा, और यही वो तरीका था जो उसे पसंद आता। हैरी ने गुस्से में कहा, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। हैग्रिड ने खिचड़ी बालों वाला अपना बड़ा सिर झुकाया। वो धीरे से बोला, नहीं, हमें नहीं लगता कि वो जाना चाहता था, लेकिन फिर भी हैरी, वो कभी घर पर बैठकर दूसरों को लड़ने नहीं देना चाहता था। अगर वो मदद करने नहीं जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। उसने मशीनी अंदाज में कहा, मुझे रॉन और हरमाइनी को देखने अस्पताल जाना है। ओह, तो फिर ठीक है हैरी, अपना ध्यान रखना और जब मौका मिले तो आ जाना। हाँ ठीक है। हैरी तेज़ी से दरवाजे तक गया, खींचकर खोल दिया। जब तक हैग्रिड उसे अलविदा कह पाता, वो दोबारा धूप में पहुंच चुका था और मैदान पार करने लगा था। एक बार फिर उसके गुजरते समय विद्यार्थियों ने उसे आवाज़ें दीं। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। वो सोचने लगा, काश वो सब गायब हो जाएं। आंखें खोलने पर वो मैदान में खुद को अकेला पाए। परीक्षाएं खत्म होने और वोल्डेमार्ट के भेजे सपने को देखने के पहले की बात और थी। तब तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि जादूगर दुनिया ये जान ले कि वो सच्चाई बता रहा है, ये जान ले कि वोल्डेमार्ट लौट आया है, और ये जान ले कि न तो वो झूठा है न ही पागल। लेकिन अब झील के पास थोड़ी दूर गया, किनारे पर बैठ गया। झुरमुटों के पीछे छिपे रहने के कारण वो आने जाने वालों की निगाह से छुपा हुआ था। वो चमकते हुए पानी की तरफ घूर कर सोचता रहा। शायद वो इसलिए अकेला रहना चाहता था क्योंकि डम्बलडोर से हुई बातचीत के बाद वो बाकी सबसे अलग थलग महसूस कर रहा था। एक अदृश्य रस्सी उसे बाकी दुनिया से अलग कर रही थी। वो हमेशा सबसे अलग था। असली बात तो ये थी कि वो कभी इसका मतलब नहीं समझ पाया था। झील के किनारे बैठते समय दुख का भयंकर बोझ उसे नीचे खींच रहा था।
सीरियस के जाने का एहसास इतना ताज़ा था कि उसे बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा। धूप खिली हुई थी, मैदान में चारों तरफ हंसते हुए विद्यार्थी भरे थे, लेकिन वो इन सब से खुद को अलग महसूस कर रहा था, जैसे वो अलग प्रजाति का हो। लेकिन फिर भी वहाँ बैठते समय ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि ज़िंदगी में या तो वो किसी की हत्या करेगा या फिर कोई उसकी हत्या करेगा। वो वहाँ बैठकर काफ़ी देर तक पानी को निहारता रहा। सूरज ढलने के बाद उसे एहसास हुआ उसे ठंड लग रही थी। वो उठकर खड़ा हो गया, महल की तरफ लौटने लगा। रॉन और हरमाइनी सत्र खत्म होने के 3 दिन पहले अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौट आए। हरमाइनी सीरियस के बारे में बात करने में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन जब भी वो नाम लेती तो रॉन धीरे से आवाज़ निकालकर उसे चुप कर देता। हैरी को अब भी यकीन नहीं था कि वो अपने गॉड फादर के बारे में बातें करना चाहता था। उसकी इच्छा उसके मूड के हिसाब से बदलती थी। बहरहाल वो एक बात जानता था, प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में पहुंचने के बाद उसे हॉगवर्ट्स की बहुत याद आएगी। हालांकि अब वो समझ गया था कि उसे हर गर्मी में वहाँ क्यों लौटना है, लेकिन इसके बावजूद उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि वहाँ जाने का विचार उसे पहले कभी इतना भयंकर नहीं लगा था। सत्र खत्म होने के 1 दिन पहले प्रोफेसर अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स से चली गई थी। ऐसा लग रहा था डिनर के दौरान वो अस्पताल से चुपके से निकल जाना चाहती थी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वो चोरी छुपे हॉगवर्ट्स से चली जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में पीव्स मिल गया। पीव्स ने फ्रेड के निर्देशों को पूरा करने के इस आखिरी अवसर का लाभ उठाया और खुशी खुशी उन्हें हॉगवर्ट्स से भगाया। वो एक छड़ी और चौक भरे मोजे से उन्हें भगाता रहा। कई विद्यार्थी दौड़कर प्रवेश हॉल में आ गए और उन्हें भागते हुए देखते रहे। हाउसों के प्रमुखों ने आधे अधूरे मन से उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ कमज़ोर निर्देश देने के बाद प्रोफेसर मैगोनिगल स्टाफ टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और अफसोस करने लगीं कि वो खुद अम्ब्रिज के पीछे इसलिए नहीं भाग सकीं क्योंकि पीव्स उनकी छड़ी ले गया था। स्कूल में उनकी आखिरी शाम आ गई। ज़्यादातर विद्यार्थी अपनी पैकिंग पूरी करके सत्र के अंत के विदाई जश्न में नीचे जा रहे थे, लेकिन हैरी ने तो पैकिंग का काम शुरू भी नहीं किया था। इसे कल कर लेना, रॉन ने कहा, जो उनके कमरे में दरवाजे के पास उसका इंतज़ार कर रहा था। चलो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही आता हूँ, तुम जाओ। लेकिन रॉन के जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो हैरी ने पैकिंग की गति बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। वो विदाई जश्न में कतई नहीं जाना चाहता था। उसे इस बात की चिंता थी कि डंबलडोर अपने भाषण में उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। वो निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट की वापसी का जिक्र करेंगे। उन्होंने पिछले साल भी ये किया था। हैरी ने अपने संदूक के नीचे से कुछ गुड़ी मुड़ी दुशाले निकाले ताकि तह किए हुए दुशालों के लिए जगह बन सके। ऐसा करने में उसे कोने में एक बुरी तरह लिपटा पैकेट दिखा। उसे समझ नहीं आया ये पैकेट यहाँ कैसे आया। वो नीचे झुका और अपने जूतों के नीचे से खींचकर उसकी जांच की। कुछ ही सेकंड्स में उसे पता चल गया। सीरियस ने उसे ये 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक में दिया था। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना, ठीक है? हैरी ने पलंग पर बैठकर पैकेट खोला। उसमें एक छोटा चौकोर आईना गिरा। वो पुराना दिख रहा था, निश्चित रूप से गंदा था। हैरी ने अपने चेहरे तक उठाया, उसे अपना चेहरा नजर आया। उसने आईने को पलटाया। दूसरी तरफ सीरियस के हाथ से लिखी हुई पर्ची थी। ये 2 तरफा आईना है, मेरे पास इसका जोड़ीदार है। अगर तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े तो बस इसे सामने करके मेरा नाम लेना। तुम तत्काल मेरे आईने में दिखने लगोगे और मैं तुमसे तुम्हारे आईने में बात कर सकूंगा। जेम्स और मैं अलग अलग सज़ा काटते समय इसका इस्तेमाल करते थे। हैरी का दिल सरपट भागने लगा। उसे याद आया उसने 4 साल पहले अपने मृत माता पिता को शहीवाख के दर्पण में देखा था। वो जानता था वो इसी वक्त सीरियस से दोबारा बात कर सकेगा। उसने चारों तरफ देखकर पक्का किया वहाँ कोई है तो नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने आईने के पीछे देखा। उसे कांपते हाथों से चेहरे तक उठाया और ज़ोर से स्पष्टता से कहा, सीरियस। उसकी सांस से आईने की सतह पर धुंध जम गई। उसने आईने को करीब कर लिया। उसके भीतर रोमांच की बाढ़ आ रही थी, लेकिन जो आंखें कोहरे के बीच से उसकी तरफ मिचमिचा रही थी वो निश्चित रूप से उसी की थी। उसने दोबारा आईने को पोंछकर साफ किया ताकि हर अक्षर कमरे में स्पष्टता से गूंज जाए। सीरियस ब्लैक। कुछ नहीं हुआ। आईने में दिखने वाला कुंठित चेहरा निश्चित रूप से उसी का था। हैरी के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। जब सीरियस तोरण द्वार में गया था तो आईना उसके पास नहीं था, इसलिए काम नहीं कर रहा है। हैरी एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रहा, फिर उसने आईने को वापस संदूक में फेंक दिया। वो टूट गया। 1 मिनट के लिए उसे यकीन हो गया था कि वो सीरियस को देख सकता था, उससे बात कर सकता था। निराशा उसके गले तक आ रही थी। वो खड़ा हो गया।
अपने संदूक में टूटे हुए आईने के ऊपर बेतरतीब ढंग से सामान फेंकने लगा, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, आईने से भी अच्छा एक विचार, एक बड़ा और महत्वपूर्ण विचार। उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? उसने पहले कभी क्यों नहीं पूछा? वो कमरे से भागकर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। भागते समय दीवारों से टकरा रहा था, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं था। वो खाली हॉल के पार भागा, तस्वीर के छेद से बाहर निकला और गलियारे में भागने लगा। उसने मोटी औरत को नजरअंदाज कर दिया, जिसने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा, जश्न शुरू होने वाला है और तुम बहुत बढ़िया दिख रहे हो। हैरी का जश्न में जाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि यहाँ पर बहुत सारे भूत मंडराते रहते थे और जब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त वो सीढ़ियों और गलियारों में भागा, लेकिन उसे कहीं कोई जिंदा या मुर्दा व्यक्ति नहीं मिला। जाहिर है सब बड़े हॉल में थे। वो सम्मोहन के क्लासरूम के बाहर रुक गया, हाँफते हुए सोचने लगा कि उसे जश्न खत्म होने का इंतजार करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने आशा छोड़ी थी कि एक भूत दिख गया। गलियारे के सिरे पर पारदर्शी आकृति तैर रही थी। सुनो सुनो निक, निक! उस भूत ने अपना सिर दीवार से बाहर निकाला। उसके बाद सर निकोलस डे का खतरनाक तरीके से झूलता हुआ सिर प्रकट हुआ। उसने गुड इवनिंग कहते हुए अपने बाकी शरीर को ठोस दीवार में से बाहर निकाला और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। यानी सिर्फ मुझे ही देर नहीं हुई है, उसने आह भरते हुए कहा। हालांकि एक अलग मामला था। निक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लगभग सिर कटे निक के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। इस समय हैरी, निक ने परेशान दिखते हुए कहा, क्या ये जश्न के बाद नहीं हो सकता? नहीं निक, प्लीज। हैरी ने कहा, मुझे तुमसे सचमुच बात करनी है। क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? जब हैरी ने सबसे पास वाले क्लासरूम का दरवाजा खोला तो लगभग सिर कटे निक ने आह भरी। ओह ठीक है, उसने समर्पण करने के अंदाज में कहा। सच कहूँ तो मुझे इसी बात की उम्मीद थी। हैरी इसके लिए दरवाजा खोलकर खड़ा रहा, लेकिन वो दीवार से उड़कर अंदर पहुंच गया। किस बात की उम्मीद? हैरी ने दरवाजा बंद करते समय पूछा। यही कि तुम मेरी तलाश करोगे, निक ने कहा, जो अब हवा में तैरता हुआ खिड़की तक चला गया था और अंधेरे में डूबते मैदान को देख रहा था। ऐसा ही होता है कई बार जब किसी का कोई चला जाता है। अच्छा, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। निक कुछ नहीं बोला। देखो, हैरी ने कहा, जिसे ये बात करना उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। देखो, तुम मरे हुए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ हो, है ना? निक ने आह भरी और मैदान की तरफ देखता रहा। ये सही है ना? तुम मर चुके हो, लेकिन मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। तुम हॉगवर्ट्स में घूम सकते हो, है ना? हाँ। लगभग सिर कटे निक ने धीरे से कहा, हाँ मैं चल सकता हूँ और बातचीत कर सकता हूँ। तुम वापस लौट आए, है ना? लोग वापस लौट सकते हैं, है ना? भूतों के रूप में उन्हें पूरी तरह गायब होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? उसने अधीरता से कहा जब निक कुछ नहीं बोला। लगभग सिर कटा निक झिझका, फिर बोला, हर कोई भूत बनकर वापस नहीं लौट सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ जादूगर? ओह, हैरी ने कहा और वो राहत से हंस दिया। तो ये ठीक है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक जादूगर है, तो वो वापस लौट सकता है ना? निक खिड़की से दूर मुड़ा, हैरी की तरफ दुख से देखने लगा। वो वापस नहीं लौटेगा। कौन? सीरियस ब्लैक, निक ने कहा। लेकिन तुम तो लौट आए थे, तुम तो लौट आए, मरने के बाद भी तुम गायब नहीं हुए, निक ने दुखी होकर कहा। जादूगर जहाँ रहते हैं वहाँ भूत बनकर रह सकते हैं, बशर्ते वो अपनी निशानी छोड़ दें। लेकिन बहुत कम जादूगर इस रास्ते को चुनते हैं। क्यों नहीं? हैरी ने कहा। वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये असामान्य बात भी है तो भी सीरियस को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो वापस लौट आएगा, मैं जानता हूँ वो वापस लौट आएगा। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि हैरी ने अपना सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो सीरियस को देखने वाला है, मोती की तरह सफेद और पारदर्शी, लेकिन उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ। वो नहीं लौटेगा, वो आगे चला गया होगा, निक ने दोहराया। तुम्हारा क्या मतलब है आगे चला गया होगा? हैरी ने जल्दी से पूछा। आगे कहाँ चला गया होगा? सुनो, वैसे जब मरते हैं तो क्या होता है, इंसान कहाँ जाता है? हर इंसान वापस क्यों नहीं लौटता? ये जगह भूतों से भरी हुई क्यों नहीं है? क्यों? निक बोला, मैं जवाब नहीं दे सकता। तुम मर चुके हो, है ना? तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जवाब कौन दे सकता है? निक धीरे से बोला, मैं मौत से डरता था, इसलिए मैंने पीछे रहने का विकल्प चुना। कई बार सोचता हूँ मुझे शायद चले जाना चाहिए था। देखो, ये ना तो यहाँ है ना वहाँ है। दरअसल मैं ना तो यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ। हैरी, मैं मौत के रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि इसके बजाय मैंने जीवन की कमज़ोर नकल को चुना था। मुझे यकीन है
कि रहस्य विभाग में विद्वान जादूगर इस मामले में अध्ययन करते हैं। हैरी ने तैश में आते हुए कहा, मुझसे उस जगह के बारे में बात मत करो। मुझे अफसोस है कि मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। अच्छा अब मुझे माफ़ करना, जश्न में जाना है। वो कमरे से चला गया। हैरी वहाँ अकेला खड़ा दीवार को सूनेपन से घूरता रहा जहाँ से निक निकल कर ओझल हुआ था। हैरी को लगा उसने अपने गॉडफादर को दोबारा खो दिया है। उसकी ये उम्मीद भी चली गई कि वो दोबारा उसे देख पाएगा, उससे बात कर पाएगा। वो दुखी मन से धीरे धीरे खाली महल में चलने लगा और सोचने लगा, क्या वो दोबारा खुश हो पाएगा। वो मोटी औरत के गलियारे वाले कोने पर मुड़ा। वहाँ से उसने देखा कि सामने दीवार के बोर्ड पर कोई नोटिस चिपका रहा है। दूसरी नज़र में उसे दिख गया, वो लूना थी। आसपास छिपने की कोई जगह नहीं थी। लूना को उसके कदमों की आहट सुनाई दे गई होगी। वैसे भी हैरी में इतना दम नहीं था कि वो उस पल किसी से बच पाता। हेलो, लूना ने अस्पष्टता से कहा और नोटिस बोर्ड से दूर हटते हुए उसकी तरफ देखा। तुम जश्न में क्यों नहीं गई? हैरी ने पूछा। देखो, मेरी ज़्यादातर चीज़ें खो गई हैं, विद्यार्थी उन्हें छिपा देते हैं। आज आखिरी रात होने के कारण मुझे अपना सामान वापस चाहिए, इसलिए नोटिस लगा रही हूँ। उसने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर उसने अपनी सभी गुमी किताबों और कपड़ों की सूची लगाकर लोगों से आग्रह किया था कि वो उसे लौटा दें। हैरी के मन में एक अजीब सा भाव आ गया। ये भाव उस गुस्से और दुख से बिल्कुल अलग था जो सीरियस की मौत के बाद से उसमें भरा हुआ था। कुछ पल के बाद उसे लगा कि वो लूना के लिए अफसोस कर रहा है। उसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, लोग तुम्हारा सामान क्यों छुपाते हैं? उसने कंधे उचकाकर कहा, ओह देखो, उन्हें लगता है मैं थोड़ी अजीब हूँ। कुछ लोग तो दरअसल मुझे पागल लवगुड कहते हैं। हैरी ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में करुणा का भाव बहुत प्रबल हो गया। ये तो कोई कारण नहीं कि वो तुम्हारा सामान उठा लें। क्या तुम्हें सामान खोजने में मदद चाहिए? उसने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ओह नहीं, सामान वापस आ जाएगा, हमेशा आ जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं आज रात को सामान पैक करना चाहती थी। खैर, तुम जश्न में क्यों नहीं गए? हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस मन नहीं हुआ। लूना ने अजीब सी धुंध भरी बाहर निकलती आंखों से उसे देखा। कहा, मैं समझ सकती हूँ। जिस आदमी को प्राण भक्षियों ने मारा था वो तुम्हारा गॉडफादर था, है ना? जिनी ने मुझे बताया था। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसने पाया कि लूना से सीरियस के बारे में बात करने से कोई खास दिक्कत उसे नहीं हो रही थी। उसे अभी अभी याद आया था कि वो भी थेस्ट्रॉल्स को देख सकती है। क्या तुमने, उसने कहा, मेरा मतलब है तुमने किसी को मरते देखा था? लूना ने कहा, अपनी मम्मी को। वो बहुत असाधारण जादूगरनी थी, लेकिन उन्हें प्रयोग करने का शौक था। एक दिन एक मंत्र बुरी तरह उल्टा पड़ गया। मैं उस वक्त 9 साल की थी। हैरी बुदबुदाया, मुझे अफसोस है। लूना ने कहा, हाँ, ये बहुत भयंकर था। मैं कई बार दुखी होती हूँ, लेकिन मेरे पास डैडी हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, है ना? क्या ऐसा है? हैरी ने अनिश्चितता से पूछा। उसने अपना सिर अविश्वास में हिलाया। ओह देखो, तुमने भी उस पर्दे के पीछे उन लोगों की आवाज़ सुनी थी, है ना? तुम्हारा मतलब है तोरण द्वार वाले कमरे में वे लोग बस नज़रों से दूर मंडरा रहे थे, तुमने उनकी आवाज़ सुनी थी? उन्होंने एक दूसरे को देखा। लूना थोड़ा मुस्कुरा रही थी। हैरी नहीं जानता था कि क्या कहे। लूना बहुत सी असाधारण चीज़ों पर यकीन करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे आवाज़ें सुनाई दी थीं। उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम अपना सामान खोजने में मेरी मदद नहीं चाहती हो? ओह नहीं, मुझे लगता है कि मैं नीचे जाकर कुछ पुडिंग खा लेती हूँ और सामान लौटने का इंतज़ार करती हूँ। ये हमेशा लौट आता है हैरी। तुम्हारी छुट्टियाँ अच्छी गुजरें। हाँ, तुम्हारी भी। वो उससे दूर चली गई। वो उसे जाते देखता रहा। उसने पाया उसके सीने का भयंकर बोझ थोड़ा कम हो गया है। अगले दिन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर की यात्रा कई मायनों में घटनापूर्ण साबित हुई। पहली बात तो ये कि मेलफॉय, क्रैब और गॉयल ने ट्रेन में टॉयलेट से लौटते समय हैरी पर हमला कर दिया था। वो पूरे सप्ताह टीचर के बिना उस पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। हमला सफल हो गया होता, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही यह हमला उस कंपार्टमेंट के बाहर किया था जो डीए के सदस्यों से भरा हुआ था। सदस्यों ने कांच में से इसे देख लिया। वो एक साथ हैरी की मदद के लिए भागे। अर्नी मैकमिलन, हन्ना एबॉट, सूजन बोन्स, जस्टिन फिंच फ्लेचली, एंथनी गोल्डस्टीन और टेरी बूट ने हैरी के सिखाए बहुत सारे मंत्र मार दिए। कुछ ही समय में मेलफॉय, क्रैब और गॉयल 3 दैत्याकार घोंघों में बदल चुके थे जो हॉगवर्ट्स की यूनिफॉर्म पहने थे। हैरी, अर्नी और जस्टिन ने उन्हें लगेज रैक में रख दिया जहां उनका खून बहता रहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि जब मेलफॉय ट्रेन से उतरेगा तो उसकी माँ उसका चेहरा देखकर क्या कहेंगी।
अर्नी ने कुछ संतुष्टि से कहा जब उसने मेलफॉय को अपने ऊपर कसमसाते देखा। जब मेलफॉय कुछ समय के लिए प्रशासकीय दस्ते का सदस्य बना था तब उसने मेहनतकश हाउस के नंबर काटे थे और अर्नी इस बात को भूला नहीं था। ग्वाइल की मम्मी तो सचमुच खुश होंगी, रॉन ने कहा, जो हलचल की जांच करने के लिए आया था। अब वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अच्छा हैरी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खाने की ट्रॉली अभी अभी आई है। हैरी ने बाकी लोगों को धन्यवाद दिया और रॉन के साथ वापस अपने कंपार्टमेंट में पहुंच गया, जहां उसने बहुत सारे कड़ाही केक और कद्दू की पेस्ट्री ले ली। हरमाइनी दोबारा दैनिक जादूगर पढ़ रही थी, जिनी द क्विबलर में एक क्विज कर रही थी और नेविल अपने मिम्बुलस मिम्बल टोनिया को थपथपा रहा था, जो साल भर में बहुत बड़ा हो गया था और अब छूने पर अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा था। हैरी और रॉन ने ज़्यादातर सफ़र जादूगरों की शतरंज खेल कर काटा था, जबकि हरमाइनी ने दैनिक जादूगर के अंश पढ़े। अब उसमें इस तरह के लेख थे कि दम पिशाचों को कैसे भगाया जाए और मंत्रालय प्राण भक्षियों को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है। दहशत भरे पत्र भी थे जिनमें लेखक या लेखिका ने यह दावा किया था कि उसने लॉर्ड वोल्डेमार्ट को उसी सुबह अपने घर के बाहर की सड़क पर देखा है। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, हरमाइनी ने अखबार को तह करते हुए उदासी से कहा, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं है। सुनो हैरी, रॉन ने धीरे से कहा और गलियारे की तरफ वाली कांच की खिड़की की तरफ सिर हिलाया। हैरी ने बाहर देखा, चो गुजर रही थी। हैरी ने पलटकर शतरंज बोर्ड की तरफ देखा कि रॉन का घोड़ा उसकी एक पिद्दी को उसके चौखाने से भगा रहा था। रॉन ने धीरे से पूछा, तुम्हारे और उसके बीच में अब क्या है? कुछ नहीं, हैरी ने सच्चाई बता दी। हरमाइनी ने कहा, मैंने सुना है कि अब वो किसी और के साथ घूमने लगी है। हैरी को यह जानकर हैरानी हुई कि इस जानकारी से उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची थी। चो को प्रभावित करने की इच्छा ऐसे अतीत में थी जिसका अब उससे कोई संबंध नहीं था। सीरियस की मौत से पहले की बहुत सी इच्छाएं मर चुकी थी। सीरियस के जाने के बाद का जो एक हफ्ता गुजरा था वो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। ये दो ब्रह्मांडों के पार फैल गया था, एक जिसमें सीरियस था, दूसरा जिसमें वो नहीं था। दोस्त, तुमने अच्छा किया जो इससे बाहर निकल आए। मेरा मतलब है वो अच्छी दिखती है, लेकिन तुम्हें थोड़ी ज़्यादा खुशनुमा लड़की की ज़रूरत है, रॉन ने आवेश में कहा। हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद किसी और के साथ खुशनुमा महसूस करती होगी। वैसे अब वो किसके साथ घूम रही है? रॉन ने हरमाइनी से पूछा, लेकिन जवाब जिनी ने दिया, माइकल कॉर्नर। माइकल? लेकिन उसके साथ तो तुम घूमती थी। अब नहीं, जिनी ने दृढ़ता से कहा। जब क्विडिच में गिरणद्वार ने चील घात को हरा दिया था तो उसे बहुत नागवार गुजरा। वो बहुत चिढ़ने लगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वो तत्काल चो को तसल्ली देने चला गया था। जिनी ने अपनी नाक कलम के सिरे से खुजाई, द क्विबलर को उल्टा किया और अपने जवाब लिखने लगी। रॉन बहुत खुश नजर आ रहा था। अच्छा, मैं हमेशा सोचता था कि वो मूर्ख है। उसने अपने वजीर को हैरी के कांपते हाथी की तरफ उकसाया। तुम्हारे लिए ये अच्छा है, बस अगली बार किसी अच्छे को चुनना। ये कहते समय उसने हैरी की तरफ एक अजीब सी गोपनीय दृष्टि डाली। जिनी बोली, देखो मैंने डीन थॉमस को चुन लिया है, वो तो अच्छा है। क्या? रॉन चिल्लाया और शतरंज के बोर्ड को पलट दिया। क्रूकशैंक्स मोहरों के पीछे भागी और हेडविग और पिगविजियन ऊपर से गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे। जब ट्रेन किंग्स क्रॉस स्टेशन के पास आकर धीमी हुई तो हैरी का उतरने का मन नहीं हो रहा था। उसने तो यहाँ तक सोचा कि क्या होगा अगर वो उतरे ही नहीं, बल्कि 1 सितंबर तक यहीं बैठा रहे ताकि ये उसे वापस हॉगवर्ट्स ले जाए। बहरहाल आखिरकार ट्रेन रुक गई। उसने हेडविग का पिंजरा उठाया, संदूक को हमेशा की तरह खींचने की तैयारी करने लगा। जब टिकट चेकर ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को इशारा करके बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच जादुई बैरियर को पार करना सुरक्षित है, तो दूसरी तरफ पहुंचकर उसे हैरानी का जोरदार झटका लगा। लोगों का एक समूह वहां स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था, जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वहां बावरे नैन मूडी थे, जिन्होंने अपनी जादुई आंख को ढकने के लिए हैट नीचे खींच रखा था। इसके बाद भी उतने ही खतरनाक दिख रहे थे जितना वो इसके बिना दिखते थे। उनकी गांठदार हाथ में एक लंबी छड़ी थी। उनका शरीर एक बड़े यात्री चोगे में लिपटा था। टोंग्स उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके चमकीले बबल गम जैसे गुलाबी बाल धूप में चमक रहे थे, जो स्टेशन की छत के गंदे कांच से छन कर आ रही थी। वो बहुत से पैबंदों वाली जीन्स और चमकती बैगनी टी शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था द वियर्ड सिस्टर्स। टोंग्स के पास ल्यूपिन खड़े थे। उनका चेहरा पीला था और बाल सफ़ेद। एक लंबा और छना हुआ ओवरकोट एक गंदे स्वेटर और पैंट को ढके था। समूह में सबसे आगे मिस्टर और मिसेस वीजली मगलुओं के सबसे अच्छे कपड़े में थे। इसके अलावा फ्रेड और जॉर्ज भी थे, जिन्होंने किसी भड़कीली हरी खाल से बनी नई जैकेट पहनी थी। रॉन, जिनी, मिसेस वीजली चिल्लाई। जल्दी से आगे की तरफ आकर बच्चों को कसकर गले लगाया। और हैरी बेटा, तुम कैसे हो?
अच्छा हूँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने उसे भी कसकर गले लगा लिया। उनके कंधों के ऊपर से हैरी ने देखा रॉन जुड़वा भाइयों की नई जैकेट को हसरत से देख रहा था। उसने जैकेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किसकी खाल है? सबसे अच्छे ड्रैगन की खाल, छोटे भाई, फ्रेड ने कहा और अपनी जिप को हल्के से हिलाया। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद पर थोड़ा खर्च कर लें। हेलो हैरी, ल्यूपिन ने कहा जब मिसेस वीजली ने हैरी को छोड़ दिया और हरमाइनी का स्वागत करने के लिए मुड़ी। हाय, हैरी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ल्यूपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने सोचा कि तुम्हारे अंकल आंटी से थोड़ी बातचीत कर लें, इसके बाद ही तुम्हें उनके साथ घर जाने दें। हैरी ने तत्काल कहा, मुझे लगता है कि ये अच्छा विचार नहीं है। ये अच्छा है, मूडी गुर्राए जो लंगड़ाते हुए करीब आ गए थे। ये वही होंगे, है ना पॉटर? उन्होंने अपने अंगूठे से कंधे के पीछे इशारा किया। उनकी जादुई आंख उनके सिर के पिछले हिस्से और हैट के बावजूद पीछे देख रही थी। हैरी ने एक आधी इंच बाईं तरफ झुककर देखा कि बाबरे नैन किधर इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से डजली परिवार के तीनों सदस्य वहां खड़े थे, जो हैरी के स्वागत दल को देखकर स्पष्ट रूप से दहशत में आ गए थे। ओ हैरी, मिस्टर वीजली ने हरमाइनी के माता पिता से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, जिनका उन्होंने स्वागत उत्साह से किया था और जो अब बारी बारी से हरमाइनी को गले लगा रहे थे। अच्छा, तो ये काम हम कर दें? हाँ आर्थर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मूडी ने कहा। वो और मिस्टर वीजली सबसे आगे चलकर डजली परिवार की तरफ गए, जो फर्श पर जम गए थे। हरमाइनी ने अपनी माँ से खुद को धीरे से छुड़ाया और समूह में शामिल हो गई। गुड आफ्टरनून, मिस्टर वीजली ने वर्नन अंकल से खुशी से कहा जब वो उनके ठीक सामने जाकर रुके। आपको याद होगा, हम मिल चुके हैं। मेरा नाम आर्थर वीजली है। चूंकि मिस्टर वीजली ने 2 साल पहले डजली परिवार के लिविंग रूम के ज्यादातर हिस्से को तोड़ फोड़ डाला था, इसलिए हैरी को बहुत हैरानी हुई होती अगर वर्नन अंकल उन्हें भूल गए होते। निश्चित रूप से वर्नन अंकल के चेहरे पर भूरे लाल रंग का भाव आया और उन्होंने मिस्टर वीजली को गुस्से से घूर कर देखा। बहरहाल वो बोले नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उन लोगों की संख्या डजली परिवार के सदस्यों से दोगुनी थी। पिटूनिया आंटी डरी हुई थी और परेशान दिख रही थी। वो चारों तरफ देख रही थी, जैसे इस बात पर दहशत में हो कि उनकी जान पहचान का कोई व्यक्ति उन्हें ऐसे लोगों के साथ देख लेगा। इस दौरान डडली छोटा दिखने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर वीजली मुस्कुराते हुए बोले, हमें लगा कि हम हैरी के बारे में आपसे कुछ बातें कर लें। हाँ, इस बारे में कि जब वो आपके यहाँ रहेगा तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, मूडी गुर्राए। वर्नन अंकल की मूंछ गुस्से में कांपती हुई नजर आई। हैट के कारण उन्हें ये गलत एहसास हो गया था कि वो अपने जैसे किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। इस गलत फहमी के कारण उन्होंने मूडी को संबोधित किया। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में क्या होता है इससे आपको कोई मतलब होना चाहिए, मूडी गुर्रा कर बोले। डजली, तुम्हें जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है उनसे कई किताबें भर सकती हैं। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, टोंक्स ने बीच में कहा, जिसके गुलाबी बालों से पिटूनिया आंटी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मुद्दा यह है कि अगर हमें ये पता चला कि आपने हैरी के साथ बुरा व्यवहार किया है, और गलतफहमी में मत रहिएगा, हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, ल्यूपिन ने खुशी से कहा। हाँ, मिस्टर वीजली ने कहा, अगर आपने हैरी को फेलिटोन का इस्तेमाल नहीं करने दिया तब भी। टेलीफोन, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। अगर हमें जरा भी इस बात का इशारा मिला पॉटर के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, मूडी ने कहा। वर्नन अंकल खतरनाक तरीके से फूले। उनका गुस्सा अजीब लोगों के डर से ज्यादा भारी दिख रहा था। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं सर? उन्होंने इतनी जोर से कहा कि आसपास वाले मुड़कर घूरने लगे। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ, बाबरे नैन ने कहा, जो इस बात पर खुश नजर आए कि वर्नन अंकल बात को जल्दी समझ गए। वर्नन अंकल ने चिल्लाकर कहा, और क्या मैं इस तरह का इंसान लगता हूँ जिसे धमकाया जा सकता है? देखो, मूडी ने कहा और अपने हैट को पीछे हटाकर अपनी खतरनाक तरीके से घूमती जादुई आंख को प्रकट कर दिया। वर्नन अंकल दहशत में पीछे उछले और एक लगेज ट्रॉली से दर्दनाक तरीके से टकरा गए। हाँ डजली, तुम इसी तरह के लगते हो। वो वर्नन अंकल से हैरी की तरफ मुड़े तो, पॉटर, अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। अगर 3 दिन में तुम्हारी चिट्ठी नहीं आएगी तो हम किसी को भेज देंगे। पिटूनिया आंटी करुण स्वर में कूं कूं करने लगी। स्पष्ट रूप से वो ये सोच रही थी कि अगर पड़ोसियों ने बगीचे के रास्ते में इन लोगों को चलते हुए देख लिया तो वो क्या कहेंगे। तो फिर चलते हैं पॉटर,
मूडी ने एक पल के लिए अपने गांठदार हाथ से हैरी का कंधा पकड़ते हुए कहा, अपना ध्यान रखना हैरी। ल्यूपिन ने धीरे से कहा, संपर्क में रहना। हैरी, हम तुम्हें जल्दी से जल्दी उनके यहाँ से बुलवा लेंगे, मिसेस वीजली ने फुसफुसा कर कहा और उसे दोबारा गले लगा लिया। मिलते हैं दोस्त, रॉन ने चिंता से हैरी से हाथ मिलाते हुए कहा। जल्दी ही मिलते हैं हैरी, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। हम वादा करते हैं। हैरी ने सिर हिलाया। उसे उन लोगों को ये बताने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। इन सब बातों का क्या मतलब था? उन सभी लोगों को अपने पक्ष में देखने का क्या मतलब था? इसके बजाय वो मुस्कुराया, अपना हाथ विदा में उठाकर मुड़ा और स्टेशन में सबसे आगे बाहर निकला। धूप में नहाई सड़क की तरफ जाने लगा। वॉर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली उसके पीछे तेजी से चले आ रहे थे।